नाम हमारा नाम राम लक्ष्मी देवी मुरहो से। मुरहो से आए हैं और हमारा समस्या को कोई नहीं, सरकार भी नहीं देख सकते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, इसका कोई अता पता नहीं करता। और उसका समाधि के लिए और महादलित स्तंभ बन रहे हैं, उसको भी नहीं कोई देख रहा, अधूरे पड़ा हुआ है। और किला मुसलमान भागलपुर पूर्णिया से चुनाव लड़े थे 1952 में, उनका पुत्र है। इसका कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हमको हम क्या कर सकते हैं और हम कुछ बैठ कर बचा सकते जी। मधेपुरा के प्रथम लोकसभा चुनाव के एमपी किराए मुसर के समाधि के लिए मुरहो में गाँव पहला आम चुनाव लड़े थे 1952 में और 1957 में 1962 में चुनाव लड़कर गए थे दिल्ली। उसकी पुत्र हम राम लक्ष्मी देवी, एक लड़की है और उनके शानदार दोस्त था बढ़िया डॉक्टर। आदिवासी के लोग को गरीब हिंद में अच्छी करते हैं और उसका पुत्र किराए से का चतुर सीधे स्वर्ग हो गया है। उसका नाम किया दीपक कुमार है, आशीष कुमार है। उसका पढ़े लिखे तक वन में भटक रहा है, कोई नहीं इसको देख रेख कर रहा है। और क्या कर सकते हैं हम थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। जो उन्होंने बातों को कहा है, उन्होंने बेसिकली अपने जो पहले आपके सांसद थे किराए सीधे जी, उनके बारे में बताया कि 1952 के वो चुनाव लड़े, 1957 के चुनाव लड़े, 1900 उसके बाद के भी चुनाव लड़े और उनके परिवार में जो सदस्य हैं उनका उन्होंने नाम लिया। साथ ही साथ बताया दो डिमांड आपके बीच में उन्होंने रखी है कि उनके समाधि पे समाधि स्थल नहीं बना है, तो इन लोगों की मांग है कि समाधि स्थल बनाई जाए, एक दलित स्तंभ की इन लोगों की मांग है। और साथ ही साथ इनका परिवार, अगर आप मीडिया के लोग अगर जानते हैं, मैं इनके यहाँ से कल होकर आया हूँ, इनका घर देखेंगे तो आपको कोई ये जानकारी नहीं हो पाएगी कि आपके यहाँ के पहले सांसद का घर मकान। तो ये बेसिकली इनके तीन डिमांड थी कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखा जाए, सरकार सुने, किराए सीधे जी के जो समाधि स्थल है उसको विकसित किया जाए और साथ ही साथ एक दलित स्तंभ उनकी याद में बनाया जाए। इसके बाद हम अब हमारे बीच में आपके जिले के जो रेलवे विद्युत इंजन कारखाना है उनके वर्कर गुड़िया देवी मौजूद है। हम चाहेंगे कि वो अपनी बातों को संक्षिप्त में यहाँ रखें। नमस्ते, मैं गुड़िया देवी, थाना जिला मधेपुरा, वार्ड नंबर 44 में रामपुर से हूँ। हम लोगों का जमीन कटा था, उसमें बोला था कि हम लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिला। जितना गाँव गढ़िया पंचायत का सबको बोला था नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला। हमको मिला तो नाइट का ड्यूटी दिया गया तो हमने बार-बार बोले तो उसको बोला कि हमको जनरल ड्यूटी थी, दिन का ड्यूटी दीजिएगा, बोला कि नहीं मिलेगा तुमको। फिर भी उन लोगों ने मुझे परेशान किया, बोलते तो निकाल दिया। तो इसमें मेरा यही निवेदन है कि जितना हम लोगों का जमीन कटा है सब नौजवान को और वहाँ के ग्रामवासी को सबको नौकरी दिया जाए, यही मेरा आखिरी इच्छा है, यही मेरा सरकार से निवेदन है। हम आगे रहेंगे सिद्धूराम दास जी से कि ब्लाइंड लोगों को नौकरी हो यात्रा के संबंध में अपनी बातों को रखें। धन्यवाद पीयूष जी। यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के साथी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं बस इस अपनी यात्रा के बारे में बस दो चीजों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे यह यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा नहीं है। इस यात्रा को यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, हम लोग का यात्रा का स्वरूप आप देखेंगे तो हम लोग इस यात्रा में पीछे चलते हैं। यह यात्रा वैसे युवाओं की यात्रा है
वैसे किसानों की यात्रा है, वैसे नौजवानों की यात्रा है। आप देखेंगे कि हमारे यात्रा के प्रथम पंक्ति में पेंडिंग भर्ती वाले जवान चलते हैं। वो वैसे जवान हैं जिनको मेडिकल की परीक्षा ली जा चुकी है, उनको सब कुछ उनका हो गया और आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। ये आप देखेंगे कि उस जवान के हाथ में जंजीर लेकर के चलते हैं, उनका हाथ छिला हुआ है, वो किसान परिवार से आते हैं, बहुत निम्न वर्ग से आते हैं। ये यात्रा उनकी यात्रा है जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं और नौकरी के लिए बेबस। साथ ही साथ यह यात्रा इसलिए की जा रही है कि आप देखेंगे कि बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा पलायन का है। निश्चित तौर पे बिहारी होने के नाते हम सब बहुत ही बेबस हैं कि हम मधेपुरा की बात कर ले या किसी भी जिला में हम लोग देखेंगे कि बिहार निश्चित तौर पे एक लेबर फैक्ट्री बन के रह गई है। किसी भी राज्य में चल जाइए तो जो मजदूरी करने का काम होता है, दिहाड़ी करने का काम होता है, वह काम किसी न किसी बिहारी लोग वहां पर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ना तो हमारे बिहार में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना तो विद्यालय है, ना ही विश्वविद्यालय है। तो निश्चित तौर पे हम लोग का एक ही मांग है कि जब हमारा जन्म बिहार में हुआ है तो हमारी शिक्षा दीक्षा भी बिहार में हो, हमारा पठन पाठन भी बिहार में हो, हम नौकरी भी बिहार में करें। तो निश्चित तौर पे हमारा यात्रा का स्वरूप यही है। और मैं आप सब से यही गुजारिश करूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे बिहार में जो लोग भी हमको सुन रहे हैं कि आप सब इस यात्रा से अवश्य जुड़े। यह यात्रा आपकी यात्रा है और जुड़ करके आप अपनी आवाज को हमारी आवाज से मिला करके बिहार में नई क्रांति की शुरुआत करेगा। मैं चाहूंगा कि आगे के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय कन्हैया जी आप लोग को संबोधित करेंगे। बिना माइक के ही बोलेंगे? बेहतर होगा। पहुंच जाएगी हमारी आवाज आप, और आप चाहेंगे तो जनता तक भी पहुंच जाएगी। सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई है, कल सुपौल से होते हुए आज मधेपुरा में यह पदयात्रा जारी है। और रास्ते में लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी, बीपी मंडल जी, शरद यादव जी, सुभाष चंद्र बोस जी, तमाम विभूतियों के मूर्ति पर, समाधि स्थल पर माल्यार्पण करते हुए किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, महिलाओं, पुरुषों, हर आयु वर्ग के लोगों से मिलते हुए, हर पेशे, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों से मिलते हुए, उनका दुख दर्द साझा करते हुए यह यात्रा अनवरत आगे बढ़ रही है। आज मधेपुरा की पदयात्रा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद कल हम लोग जो है फिर अररिया में अपनी पदयात्रा करेंगे। इस संबंध में मैं 3 महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक, जो हमारे साथी गरीब भाई ने आपको कहा कि यह यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की यात्रा है, और धीरे धीरे इस यात्रा की जो भावना है, इस यात्रा का जो उद्देश्य है, उससे बिहार के आम लोग जुड़ रहे हैं। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इस यात्रा ने शुरू से ही यह कोशिश की कि यह मंच बने उन लोगों का जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती है या जिनके जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग विषय पे हम लोग प्रेस वार्ता करते रहे और स्थानीय लोग उस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात उठाते रहे। अब जब हम आज 14वें दिन मधेपुरा में, तो स्थिति ये बन गई है कि कोई भी आम साधारण व्यक्ति यात्रा के बीच शामिल होते हैं और अपने मुद्दे को बता करके, समझा करके चले जाते हैं। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से उन मुद्दों को रेज करें। जैसा कि आपने देखा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस इलाके के जो पहले एमपी थे, उनकी जो समाधि स्थल की स्थिति है, उनके परिवार की जो मांग है, उसके संबंध में उन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जो पीढ़ी इतिहास
नहीं याद रखती है वो पीढ़ी इतिहास बना भी नहीं पाती है, इतिहास भी उसको भुला देता है। तो किराए जी हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है, उसको हम याद रखें। और विभिन्न समाधि स्थलों पर जब हम जाते हैं तो उनसे यही प्रेरणा लेने के लिए जाते हैं कि हम उनके सपनों का देश, उनके सपनों का समाज बना सकें। और जो स्थानीय सवाल है उसको हम लोग रेज कर सकें, वो भी आकर के अपनी बात रख सकें, ताकि इन समस्याओं का समाधान करके एक बेहतर बिहार का निर्माण हो सके। तीसरी आखिरी और जरूरी बात, सुपौल से लेकर के मधेपुरा पहुंचते हुए जो नए तरह के मुद्दे हमारे बीच में आए हैं, पीछे जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे थे उसके अलावे, वो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। कल एक नौजवान आया और बहुत भावुक होकर के कहा कि एक विषय है जिस पे बिहार में बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है, वो विषय है नशा का विषय। मद्य निषेध किया गया, शराबबंदी की गई इस उम्मीद में कि समाज को नशा से मुक्ति मिलेगी। समाज को नशा से मुक्ति नहीं मिला है। आप सबको मालूम है कि डिलीवरी एकदम होम डिलीवरी है, शराब की होम डिलीवरी है, लेकिन नए तरह के नशे की चपेट में हमारा नौजवान आ चुका है। और उस नौजवान ने अपने घर की व्यथा बताई कि लाख कोशिश के बावजूद हम अपने घर के नौजवान बच्चों को जो ड्रग्स बिहार में चल रहा है उससे हम नहीं बचा पाए। भयंकर यह समस्या बन चुकी है, हर परिवार जो है अब इससे प्रभावित होता जा रहा है। बिहार के नौजवान ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं और ये बिल्कुल अलग तरह की समस्या है जो पहले कभी भी बिहार में नहीं देखा गया था, और जिलावार ये समस्या जो है देखने को मिल रही है। तो हमारा इस यात्रा के माध्यम से यही मांग है कि नशा नहीं नौकरी दो। बिहार के नौजवानों को नौकरी की जरूरत है, काम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। जब सरकार काम रोजगार नहीं दे पा रही है तो मुझे लगता है कि साजिश के तहत समाज के जो भविष्य है, देश के जो भविष्य हैं, उसको नशे में झोंका जा रहा है। और नशाखोरी अगर इस तरह से बढ़ेगी तो इसकी बहुत संभावना है कि समाज में हिंसा बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पे हम आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। दूसरा, आज मधेपुरा में बीएड कॉलेज में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक आकर के मिले और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया। कहा 14 करोड़ लगभग पॉपुलेशन हो गया है अनुमानतः, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना तो हुई नहीं है। जब जनगणना ही नहीं हो रही है तो जाति जनगणना कहाँ से होगी, क्योंकि सरकार का इंटरेस्ट नहीं है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने में। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ के पॉपुलेशन में 14 भी सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, और जो प्राइवेट बीएड कॉलेज है उसकी हालत ये है कि मिनिमम 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक फीस है उसका। ये सिर्फ पढ़ने का फीस है, बीएड करने के बाद नौकरी मिलेगी इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं। अब आप हमको बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेकर के गुजर बसर करते हों, वहां 3.5 लाख रुपया दे करके कौन बीएड करेगा? क्या शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग, गरीब लोग, चाहे वो किसी भी जाति के, क्या वो बीएड कर पाएंगे? तो ये जो संबंधित बीएड कॉलेजेस हैं, या तो उनका सरकारीकरण किया जाए, या तो जो है फीस पे नियंत्रण हो, खास करके जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था को सरकार सुनिश्चित करे। तीसरा विषय जो मधेपुरा के किसान आकर के उठाए कि मधेपुरा में सबसे ज्यादा, अगर हम बिहार की बात करें और देश में मक्का के प्रोडक्शन की बात करें, खेती की बात करें, तो मधेपुरा मक्के का एक बहुत बड़ा सेंटर है। धान पे एमएसपी मिलती है, एमएसपी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलती है, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से नहीं मिलती, लेकिन मक्का पर तो एमएसपी मिलती ही नहीं है। सरकार 1 रुपया भी जो है मक्के पे जो है एमएसपी नहीं देती है, और इस इलाके में बड़े पैमाने पे मक्के की खेती होती है। और मक्के की खेती से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, चाहे वो एमएसपी की हो, बीज की हो, खाद की हो, समय पे सिंचाई की हो, इस संबंध में जो है किसानों ने अपनी बात रखी कि सरकार को मक्के पर भी एमएसपी देना चाहिए। इस इलाके के आम लोगों ने
एक सवाल उठाया कि चांद पे पहुंच गए हैं, मंगल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया भर का 90% जो सैटेलाइट है वो अब भारत में ही उसको छोड़ा जाता है, उसका जो है प्रक्षेपण किया जाता है। लेकिन आज भी ये जो कोसी का इलाका है उसको बाढ़ से निजात नहीं मिली। नतीजा क्या है कि सर्किट हाउस तो बहुत बढ़िया एकदम चमक रहा है, लेकिन आप जब बस्तियों की हालत देखेंगे, गाँव की हालत देखेंगे, सड़कों की हालत देखेंगे, धूल, धुआं, धक्का मुक्की, इस तरह का सिचुएशन में जो है यह इलाका पड़ा हुआ है। बाहर की विभीषिका पे जो है कोई ठोस नीति निर्धारण जो है वो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आज एक प्रतिनिधि मंडल हम लोगों से आकर के मिला और आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार कुछ दिन पहले यह आह्वान की कि बिहार के जो पढ़े लिखे टेक्निकल नौजवान हैं अब उनको बिहार में ही नौकरी मिलेगी। खास करके जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए लड़के लड़कियां थे उनको जो है ठेके पे जो है जिला में और ब्लॉक में नौकरियां दी गई और इस योजना का नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। इसमें हर जिले में जो है टेक्निकल लोगों को बहाल किया गया। आज आनन फानन में इन सबको सूचित किया गया है और अचानक से जो है इनको सरकार इनके काम से हटा रही है, जबकि जो सही वेतन मिलना चाहिए इनको सही वेतन मिल भी नहीं रहा था। कम वेतन पर भी ये इसलिए काम करने को तैयार हुए कि कम से कम मधेपुरा में नौकरी मिलेगा तो किराया तो नहीं मिलेगा ना, अपने घर में रहेंगे, अपने जो है जो छोटा मोटा खेत है उसका सब्जी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, तो 20-25 हजार रुपया भी जो मिलेगा वो बाहर के 1 लाख रुपया के बराबर है। बड़े पैमाने पे लोग यहाँ आए, लेकिन अब जब उनको नौकरी से निकाला जा रहा है तो वो मजबूर है कि वो फिर से पलायन कर जाए। तो सरकार एक तो कम वेतन पे जो है लोगों से रोजगार कराती है और जो रोजगार मिला हुआ था अब आनन फानन में जो है उसको हटा रहे हैं। कह रहे हैं कि नई एजेंसी आएगी, नई बहाली होगा। तो मतलब ये तो वही बात हो गया ना कि जानबूझ करके आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं ताकि जो है नई एजेंसी आए, नई बहाली के नाम पे जो है नया कमीशन खोरी शुरू हो। सरकार को उल्टे तो जो लोग काम कर लिए हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो गया है, उनको अस्थाई करना चाहिए। और अस्थाई और कम वेतन के सवाल पे आज जो है एक होम गार्ड की महिला जो है हम लोगों की यात्रा से जुड़ी और आकर के अपना सवाल उठाया कि हमको सिर्फ 22,000 रुपया अगर पूरा महीना ड्यूटी करेंगे तो मिलेगा, 1800 रुपया जो है पीएफ काट करके। हमको जो है जो अस्थाई सिपाही होते हैं उनके अनुपात में सैलरी नहीं मिलती है और जितना दिन काम करेंगे उतना ही दिन सैलरी मिलेगा। तो हम लोगों का यह मांग है कि हम इतने साल से सेवा दे रहे हैं, तो जब सरकार बहाली निकाले तो हमारा भी जो है अस्थायीकरण किया जाए और एक काम का एक ही तरह का वेतन होना चाहिए, समान काम का समान तरह का वेतन होना चाहिए। काम आप बराबर ले रहे हैं, वेतन लेकिन आप बराबर दे रहे हैं। तो ये कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिसको आज विभिन्न प्रतिनिधि मंडल के लोग आकर के मिले और जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों ने अपनी बात को रखा। तो यात्रा के संबंध में मैं आखिरी बात यही कहूंगा कि यह यात्रा बिहार के प्रभावित वर्ग की यात्रा है, चाहे वो नौजवान हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो। ये प्रभावित वर्ग के जो मुद्दे हैं उसको इस यात्रा के माध्यम से हम उठा रहे हैं। आप सब पत्रकार लोग आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मुद्दे हम उठाए हैं इसको आप अपने अखबार में, अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर जगह देंगे ताकि बिहार के जो लोग हैं उनकी जो समस्या है, जिसको कहते हैं वॉइस ऑफ अनहर्ड, उसका वॉइस आप लोग बनेंगे। और हमारी तरफ से अगर कोई त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करता हूँ कि ये मुद्दे जो हम आज आपके बीच में रखे हैं उस पर जो है आप लोग अपना ध्यान जरूर आकृष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो 2 महिलाएं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेला जी आई हैं और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है उसको लेकर आप लोग की क्या राय है, क्या उनके लिए कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी पहली कोशिश ये है कि ये प्रेस वार्ता किसी व्यक्ति का चेहरा चमकाने का और किसी राजनीतिक प्रोजेक्ट का हिस्सा होने की बजाय ये एक संघर्ष का मंच बने। पहला काम तो हम लोगों ने लगता है कि इस प्रयास के साथ ही कर लिया है। दूसरा काम आपके और बिहार के जो आम लोग हैं उनके सहयोग और समर्थन से संभव हो पाएगा।
एक तो जब हम कल गए बीपी मंडल जी के स्मारक पे माल्यार्पण करने के लिए, तो मुझे लोगों ने बताया कि पहले एमपी, दलित एमपी 1952 में चुने गए, बाद में भी जो है लगातार चुने जाते रहे। उनके बारे में कई सारी कहानियां सुनाई गई कि उनको जो है कहा, मुझे पता नहीं था नेहरू जी ने कहा या लोहिया जी ने, जीप लेने के लिए कहा नेहरू जी ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में सड़क ही नहीं है तो हम जीप लेकर के क्या करेंगे। तो प्रतिनिधियों की प्राथमिकता जो है अपना समाज होता था, अपना क्षेत्र होता था। परिस्थिति बदल गई, अब प्रतिनिधियों की प्राथमिकता समाज और क्षेत्र नहीं होता है, अपना बेटा बेटी परिवार होता है। तो उनकी क्या गलती थी, वो तो समाज के लिए अनवरत समर्पित रहे, तो उनको हम अपने लिए, अपने स्वार्थ में हम उनको याद करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। वो अपना जीवन तो जी के चाह चुके हैं, तो उनका समाधि स्थल बेहतर तरीके से बने, एक बात। दूसरी बात, जो उनका परिवार है, वो परिवार जो है, जो जिसने इस समाज को ऐसा विभूति दिया, जो त्याग और समर्पण दिया, तो एक बेसिक लाइफ स्टाइल जो है वो डिजर्व करते हैं। और यही दो मांग उन्होंने रखी है, तो आपके माध्यम से ये बात जो है हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये सवाल सिर्फ मधेपुरा का नहीं है जो हमारी मजदूर साथी यहाँ उठा रही हैं। आप कहीं भी चले जाइए, फैक्ट्री या कोई भी प्रोजेक्ट जो लग रहा है, तो जमीन तो आप स्थानीय लोगों का लेते हैं, उसके चलते जो भी प्रदूषण होगा, जो उसके बाय प्रोडक्ट हैं, जो नुकसान है, जो चुनौती, वो लोकल लोग झेलते हैं। लेकिन लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। और आपको मैं ध्यान आकृष्ट करा दूं कि इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है कि बिहार में लगातार डोमिसाइल की मांग उठ रही है। लगातार जो है विद्यार्थी इस पे आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, वहां भी जो है हमारी पहचान के आधार पर हमको अपमानित किया जा रहा है, और अपने भी प्रदेश में हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये एक जेन्युइन मुद्दा है, ये मधेपुरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग अलग जिलों में भी ये मुद्दा है। तो हम ये सवाल जरूर सरकार के सामने रख रहे हैं और आगे भी इसको रखेंगे कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कोई भी प्रोजेक्ट आए, एक तो जिस किसान का आप जमीन ले रहे हैं उसको आप प्रॉपर मुआवजा दें। अभी मैं आपको ढाका का एग्जाम्पल दे दूं, भारतमाला प्रोजेक्ट उधर से गुजर रही है, मार्केट रेट 20-25 लाख रुपए कट्ठा है, और जो है वहाँ पे मुआवजा किसान को 4 लाख रुपया मिल रहा है। और अभी आपको मालूम है कई जगह जो है ये कानून पास हो रहा है, अभी एक कानून पास हुआ तमाम विरोध के बावजूद, कि किसान की इच्छा के बिना भी जो है उसकी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, हाँ। और उसी एमपी में ये भी कहा गया कि जो रोजगार चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं, अब उनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, उनको आकांक्षी युवा कहा जाएगा। बताइए, सरासर बेईमानी कर रहे हैं, जनता का संसाधन लूट करके अपना तिजोरी भर रहे हैं, और जनता के मुद्दा पे जो है चुप्पी साधे हुए हैं। तो वो साइलेंस जो है ना, उस साइलेंस के खिलाफ ही जो जस्टिस का वॉइस है, जो इक्वलिटी का वॉइस है, ये यात्रा बनने की कोशिश कर रही है। सर, वक्फ बोर्ड की जो अभी ये मामला चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे लगातार हमारी पार्टी बोल रही है, और हमने कहा है पहले भी कि सरकार की मंशा कुछ बेहतर करने का नहीं है। सरकार की एक ही मंशा है कि समाज में किसी भी तरह से धर्म के नाम पर जो है उन्माद फैलाया जाए। और ये ना अंग्रेजी ब्रिटिश स्टाइल है कि लोगों को उनके पहचान के आधार पे लड़ा दीजिए, असली मुद्दा गायब हो जाएगा। असली मुद्दा तो यही है ना देश का, कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे गुजारा कर रहे हैं। देश का एक पूंजीपति जो है अपने बेटा के ब्याह में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है शादी में, और उसके जो है ना प्राइवेट चिड़ियाखाना में जा करके प्रधानमंत्री मदारी बन करके घूम रहे हैं। ये विषय है, इस विषय पे बात होना चाहिए। इस विषय पे बात नहीं हो पाता है। इस विषय पे इसलिए बात नहीं हो पाता है क्योंकि समाज को जो है लड़ाने के लिए विषय है अलग। तो जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो करता था, वही जो है ये लोग सीख लिए हैं। मेरा सिंपल सवाल है कि सरकार बुनियादी चीजों पे कोई ठोस चीज क्यों नहीं कर रही है? तो मंशा क्या है इसके पीछे? अभी जो है आए हैं गृह मंत्री बिहार के दौरा पे और कह रहे हैं कि जो है हम बिहार को ये दे देंगे, हम बिहार को वो दे देंगे। अरे भाई साहब, हर बार जो है आप जो है घोषणा करते हैं। इससे पहले आपने घोषणा किया था कि हम बिहार को 1,70,000 करोड़ रुपया दे देंगे। कहाँ है 1,70,000 करोड़ रुपया? आपके जो घटक दल हैं जिसके सहयोग से आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं,
वो पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग रही थी, उस पर क्या स्टैंड है बीजेपी का, क्या कहना चाहते हैं वो। हम लोग जो बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि घर में कितना लोग है उतना ही खाना आप बनाते हैं ना, तो घर समाज में कितने लोग हैं उसको गिन लीजिए, और गिनती के आधार पे लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे न्याय कीजिए। तो जो भी बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको छोड़ करके दिन भर जो है धर्म के नाम पे उन्माद फैलाना है, लोगों को आपस में लड़ाना है, यही होते रहता है। मोदी जी ईद के तोहफे पे मुसलमानों को बड़ा तोहफा देने के लिए जा रहे 32 लाख किट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 32 लाख किट दे रहे 32 लाख किट मुसलमान परिवारों को ईद के मौके से तोहफा देने के लिए जा रहे मोदी जी 2 करोड़ नौकरी भी हर साल दे रहे थे, 15 लाख लोगों के खाते में पहुंचा रहे थे। और मैं तो कहता हूं कि मैं ना उस पर बोलना भी छोड़ दिया। आपसे बस इतना ही निवेदन है ना, जो सच्चाई है उसको दिखाइए। ये तो आप ही के जिले में ना, हम तो आज जीवन में पहली बार मिल रहे हैं, आप तो पहले भी मिले होंगे। पूछिए ना ये सवाल सरकार से, सरकार से ये सवाल पूछिए कि ये जो इलाका है कोसी का, मधेपुरा का, जिसको कहते हैं समाजवाद की जमीन है, सरजमी है, गढ़ है, ठीक है, घूम करके देखिए और उनके जो मुद्दे हैं वो उठाइए। जो भी हम विषय कह रहे हैं इसमें से जो है कोई ऐसा विषय है जो झूठ है और कोई ऐसा विषय है जिससे लोग प्रभावित नहीं है। तो मोदी जी का एक ही काम है, चेहरा चमकाना, हेडलाइन मैनेजमेंट करना, अपना प्रचार करना, लोगों को गुमराह करना, इंसान के बीच में नफरत फैलाना। और मैं यही कह रहा हूँ बार बार, इनकी नज़र बिहार के संसाधनों पर है। बिहार की जो समाजवादी विरासत है उसको समाप्त करके जिसके पास पैसा होगा उसके पास तमाम जरूरत की चीज़ें होंगी, बाकी जो गरीब गुरबा लोग हैं उसका कोई माए बाप नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा धर्म है, हमारी पहचान है बिहारी होने की, यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि इस अन्याय के खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो आपसे भी यही निवेदन है, इधर उधर की बात छोड़िए, मुद्दे पर आइए। कौन सा एक वादा पूरा किया है सरकार, हमको बता दीजिए, सिवाय लोगों को लड़ाने का, नफरत फैलाने का। कन्हैया, जो बिहार की राजनीति रही है वो जातीय समीकरणों पे लड़ी जा रही है। अब तो धर्म भी आ गया है और अभी से वोट वाला जो इशू है वो भी एक पोलराइजेशन का मुद्दा बन रहा है। क्या लगता है आपका ये पलायन रोको रोजगार दो यात्रा एक मुद्दा बिहार की युवाओं को दे पाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पलायन एक मुद्दा है, लोग इससे पीड़ित हैं और हर जाति हर धर्म के लोग पलायन कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है कि आप किसी भी चाय दुकान पे छेड़ दीजिए, हर कोई स्वीकार करेगा, भले किसकी वजह से हुआ है, किस सरकार में हुआ है, कब ज्यादा हुआ है, कब कम हुआ है, उस पे विवाद हो जाए, लेकिन इस पे कोई विवाद नहीं होगा कि पलायन हो रहा है। इसको सर्वसम्मति से हर कोई स्वीकार करेगा। और पलायन का जो कारण है वही बिहार के पिछड़ेपन का भी कारण है। पलायन का कारण है शिक्षा की कमी, पलायन का कारण है रोजगार की कमी, पलायन का कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और पलायन का कारण है कानून व्यवस्था की कमी। ये व्यवस्था अगर ठीक हो जाए, आधारभूत संरचना हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, रोजी रोजगार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, कोई अपना घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहता है। तो इसी में यह बात छुपी हुई है जो सभी बिहारियों को एकजुट करके, जो बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो बिहार को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं, वो इससे जुड़ करके एक सुंदर बिहार का निर्माण कर सकते हैं। बाकी चुनाव आपको मालूम है कि ध्रुवीकरण पे होता है, नकारात्मक राजनीति पे होता है। हम कहते हैं कि बिहार को नकारात्मक पॉलिटिक्स से बचाना है, नकारात्मक पॉलिटिक्स से बाहर निकाल करके सकारात्मक, न्यायपूर्ण, और न्यायपूर्ण कहने का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही प्रकार के जो है न्याय की स्थापना की जरूरत है। एक सवाल है कि आप बोले मार्च से संघर्ष कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं 15 किलोमीटर, क्या लगता है चुनाव आते आते ये मुद्दा टिक पाएगा या फिर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण जैसा आपने कहा कि उसी पर बीसीपी के सवाल पर चुनाव हो जाएगा? मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, जिस ओर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता। जिसको जो करना है करे। हमारी यात्रा का उद्देश्य यही है कि बिहार के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और हर प्रकार के न्याय, उस पर हम अपनी बात को रखते रहेंगे, बाकी जिसकी जैसी भावना। अंतिम सवाल कन्हैया, आप आज तक जो भी मंदिर जाते थे तो वहाँ पे दलित वर्ग के लोग जाते थे तो मंदिर को धोया जाता था, और आप सहरसा गए और वहाँ पर भी होने की परंपरा फिर से देखने को मिली, इसको क्या मानते हैं? ठीक है ना, अब लाइमलाइट के लिए कोई कुछ करता है, उसका क्या पॉइंट है।
उसका कोई विषय नहीं है। और मैं आपसे लोगों से भी यही निवेदन करता हूँ कि जिसको जो करना है वो करे। हमारा उद्देश्य यही है कि यात्रा के माध्यम से बिहार के आम लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, समस्याएं हैं, उसका समाधान ढूंढा जाए। जिनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है, उनकी आवाज को आपके माध्यम से जनता और सरकार तक पहुंचाई जाए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कन्हैया जितना दिन से राजनीति कर रहे हैं और चुनावी वर्ष में उनको क्यों ये सब मुद्दा दिखा और ये काम कर, पहले भी तो कर सकते थे। तो वो जो कह रहे हैं उसका जवाब वही देंगे, उनका जवाब हम कैसे देंगे? प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उनका सवाल उन्हीं से पूछिएगा, उसका जवाब भी वही देंगे। आरोप हमारे ऊपर लगा दीजिए, हमारे ऊपर जिनको जो आरोप लगाना है वो लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरी यात्रा है ही नहीं, ये बिहार के लोगों की यात्रा है। तो आपसे निवेदन है कि आप यात्रा पे फोकस रखिए, कन्हैया कुमार को फोकस मत रखिए। हमको रखिए लाइमलाइट से बाहर, यात्रा और यात्रा के मुद्दा को रखिए ऊपर। और यात्रा का मुद्दा कन्हैया कुमार नहीं है, यात्रा का मुद्दा पलायन और नौकरी है। यात्रा का मुद्दा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था, अच्छी सड़कें, कानूनी व्यवस्था दुरुस्त हो और लोगों को न्याय मिले, जाति जनगणना हो और सबको न्याय मिले, ये मुद्दा है। एक लास्ट सवाल है शिक्षा को लेकर। या से 30% पहले इससे पिछड़े इलाके को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए बीएनयू की स्थापना हुई थी, लेकिन आज तक उसकी स्थिति सुधरी नहीं, हमेशा विवादों से घिरी रहती है। अभी वर्तमान में जो विपत्ति है, उनकी जो मोनोपोली है, उसकी वजह से बहुत सारी चर्चाएं आपके संगठन के द्वारा भी, विषय के द्वारा भी लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा कहना है क्या आपके तरफ से इस मुद्दे को ऊपर लेवल तक उठाया जाएगा और इसका निराकरण जिस मकसद से बीएनयू की स्थापना की गई थी उसका फायदा यहाँ के लोग छात्र छात्राओं को मिल सके? देखिए, अगर आप हमारी पार्टी के विषयों को देखेंगे, घोषणा पत्र को देखेंगे, तो हमारी प्राथमिकता में है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आम लोगों के लिए बुनियादी हक और उनका न्याय, ये हमारी प्राथमिकता में है। आप चाहे किसी स्टेट इलेक्शन को देखिए, आप चाहे जनरल इलेक्शन जो बीता है उसको देखिए, या आने वाले समय में बिहार के अंदर भी जो आम लोगों के जो मुद्दे हैं उसको हम लोग उठा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये शिक्षा से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय है और ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है और शामिल रहेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो और उसको बेहतर करने के लिए जो भी संघर्ष होगा, हमारा संगठन NSUI, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे संगठन मिलकर करेंगे, उनसे बात करेंगे। धन्यवाद।